निकलकर एक अद्वितीय प्रतिभा सामने आने वाली है। ग्रेजुएशन के बाद अंबेडकर बड़ौदा की रियासत में स्टेट फोर्सेज में लेफ्टिनेंट बने, लेकिन उनकी नौकरी लगने के 2 सप्ताह के अंदर ही पिता रामजी सकपाल चल बसे। नौकरी करते हुए अंबेडकर का दिल नहीं लग रहा था, वो कुछ खोज रहे थे। फिर बड़ौदा के महाराज ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप निकाली। अंबेडकर को ये स्कॉलरशिप मिल गई। शर्त ये थी कि अंबेडकर 10 साल बड़ौदा सरकार के लिए नौकरी करेंगे। खैर, अंबेडकर ने बॉन्ड साइन किया और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंबेडकर को पहली बार बराबरी का दर्जा मिला, जहां उन्हें कोई जज नहीं कर रहा था। भारत में तो उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी में ही बीए की पढ़ाई की थी, लेकिन अमेरिका में अंबेडकर का मन पढ़ाई में ऐसा लगा कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी तक सब पढ़ डाला। उनकी थीसिस एंशियंट इंडियन कॉमर्स पर उन्हें एमए की डिग्री मिली। फिर अंबेडकर ने जाति का अध्ययन कर कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट के नाम से एक पेपर प्रेजेंट किया। फिर नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया थीसिस पर भी काम किया। उनकी ये थीसिस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो गई, जिसके लिए उन्हें पीएचडी की डिग्री मिली। किताब आई और उसे सयाजी राव गायकवाड़ को समर्पित किया। किताब का नाम था अंग्रेजी राज के फाइनेंस का अध्ययन। ये किताब भारतीय नेताओं के पास पहुंची। अमेरिका में अंबेडकर वहां के संविधान, ब्लैक इंटेलेक्चुअल बुकर टी वॉशिंगटन के विचारों के साथ साथ सारी मॉडर्न चीजों के संपर्क में आए। इन चीजों ने उनकी सोच को विस्तार दिया। अमेरिका के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अंबेडकर लंदन चले गए। उसी वक्त वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। उनकी स्कॉलरशिप भी खत्म हो गई, जिसके चलते 4 साल का एक्सटेंशन लेकर उन्हें भारत वापस आना पड़ा। अंबेडकर की लंदन में पढ़ने की कसक मन में ही रह गई। 1917 में अंबेडकर भारत आए। उसी वक्त गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था और ब्रिटिश सरकार की तरफ से मॉन्टेग्यू इंडियन पॉलिटिकल ओपिनियन पढ़ने भारत आए थे। मॉन्टेग्यू एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे, जो बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लेकर आए, जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना। उधर मद्रास और बंगाल में डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों ने मोर्चा खोला हुआ था। वो लोग मॉन्टेग्यू से मिलने भी गए थे। कहने का मतलब ये है कि जब देश में चारों तरफ उथल पुथल मची हुई थी, अंबेडकर उसमें उतरने से पहले शिक्षा के माध्यम से तैयारी कर रहे थे। डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से अंबेडकर को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया, लेकिन वो शर्म के मारे नहीं गए। ज्ञानी व्यक्ति को ये चीजें छोटी लगती हैं। फिर उन्हें बड़ौदा महाराज की तरफ से उनकी सरकार में अधिकारी बनने का न्योता आया। नौकरी करने अंबेडकर जब बड़ौदा गए तो महाराज के आदेश के बावजूद कोई भी उन्हें स्टेशन पर लेने तक नहीं आया, ना ही शहर में कोई ठहरने के लिए जगह दे रहा था। हारकर उन्हें एक पारसी सराय में रुकना पड़ा। बड़ौदा महाराज अंबेडकर को वित्त मंत्री बनाना चाह रहे थे, पर उसके पहले उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी बनाया गया ताकि उन्हें हर विभाग की जानकारी हो सके। पर जाति का खेल अलग चल रहा था। अंबेडकर के ऑफिस में चपरासी भी उनको इज्जत नहीं दे रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें काम तक नहीं करने दिया जा रहा था। और फिर हिंदुस्तान ने वो दिन भी दिखा दिया जो अफ्रीका ने गांधी को भी नहीं दिखाया था। एक दिन अंबेडकर के पारसी मकान मालिक लाठी लेकर आए और उन्हें घर खाली करने को कह दिया, क्योंकि उन्हें अब समझ आया था कि उनके घर में एक अछूत रहता है। उस दिन अंबेडकर की ना तो अमेरिका और लंदन की डिग्रियां काम आई और ना ही उनके इरादे काम आए। नजर आई तो सिर्फ उनकी जाति। घर से निकाले जाने के बाद अंबेडकर ने मकान के लिए महाराज को लिखा। महाराज के कहने पर वो दीवान के पास गए, लेकिन कोई शहर में किसी को फोर्स नहीं कर सकता था कि वो एक अछूत को अपने घर में पनाह दे। सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर असहाय होकर एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर अंबेडकर फूट फूट कर रो पड़े। उसके बाद कुछ नहीं बचा था, वो बंबई वापस लौट आए। 1917 में सर नारायण गणेश चंदावरकर की अगुवाई में डिप्रेस्ड क्लास ने 2 कॉन्फ्रेंसेस की, जहां मांग रखी गई कि आबादी के हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुने जाएं। अंबेडकर इन सब के बाहर ही थे। वही तब की प्रतिनिधि पार्टी कांग्रेस ने इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया, पर इसका कानूनी मतलब कुछ खास नहीं था। ये भविष्य के लिए किया गया सामंजस्य भर लग रहा था। 1918 में पहली बार ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इसमें सयाजी राव गायकवाड़ ने शिरकत की। बड़े बड़े लोगों ने अपने विचार भेजे। तिलक ने कहा कि अगर भगवान छुआछूत मानते हैं तो मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन तमाम बड़ी बड़ी बातों के बावजूद धरातल पर कुछ कंक्रीट तैयार नहीं हो सका। उधर बर्टन रसल की एक किताब की टाइम्स ऑफ इंडिया में समीक्षा करते हुए अंबेडकर को वायलेंस और नॉन वायलेंस का अंतर बताना पड़ा, यानी बिना किसी मुलाकात के ही गांधी के साथ बेसिक असहमति शुरू हो चुकी थी। फिर अंबेडकर जीवन यापन के लिए बंबई के एक कॉलेज में प्रोफेसर बन गए, लेकिन उनका दिल आगे की पढ़ाई के लिए लंदन में ही था। इसी बीच अंबेडकर ने दलित क्रिकेटर पी बालू को बंबई में सम्मानित कराया। बाद में चलकर लोगों को बालू के बारे में पता चला और ये भी समझ आया कि डिस्क्रिमिनेशन किस स्तर पर होता है। पी बालू को निचली जाति से होने की वजह से बराबर नहीं समझा जाता था। मैच में जब टी ब्रेक होती थी तो उनके लिए चाय डिस्पोजेबल कप में लाई जाती थी और इस चाय को वो पेवेलियन में नहीं पी सकते थे। उनका लंच तक एक अलग टेबल पर परोसा जाता था। चेहरा धोने के लिए उन्हें पानी भी एक कोने में दिया जाता था और पानी लाने वाला भी निचली जाति से ही होता था। ऐसे कई डिस्क्रिमिनेशन थे जो जाति के आधार पर पी बालू को झेलने पड़े थे।
खैर, वापस लौटते हैं अंबेडकर पर। सरकार की तरफ से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बाद साउथ बोरो कमेटी बनाई गई, जो सारे समूहों की बातें सुन रही थी। दलित समाज की तरफ से करमवीर शिंदे और अंबेडकर को बुलाया गया। अंबेडकर ने उसी वक्त सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की और कहा कि दलितों को अपने प्रतिनिधि अलग चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में अंबेडकर ने लिखा कि होम रूल से पहले जातिगत बराबरी चाहिए, तभी होम रूल का मतलब सार्थक होगा। इसी बीच एक नए व्यक्ति का उदय हुआ। ये थे कोल्हापुर के महाराज साहू जी। दलित समाज के लिए वो काफी कुछ करना चाहते थे। 1919 में अंबेडकर कोल्हापुर के महाराज से मिले और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। 1920 में अंबेडकर ने मूक नायक नाम की पत्रिका शुरू की, लेकिन बाकी अखबारों ने इसके बारे में छापने से भी मना कर दिया, यहाँ तक कि तिलक के अखबार केसरी ने भी। जाहिर सी बात है कि जाति मिटाने का रास्ता आसान नहीं था। मूक नायक में ही अंबेडकर ने लिखा कि सिर्फ आजाद भारत नहीं चाहिए, बल्कि सबको धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी चाहिए। बिना बराबरी के स्वराज भी गुलामी के समान होगा। 1920 में कोल्हापुर में दलित समाज की एक कॉन्फ्रेंस हुई, जहां साहू जी महाराज ने घोषणा की कि अब अंबेडकर ही आप लोगों को जाति के बंधन से मुक्त करेंगे। बस यहीं से अंबेडकर लीडरशिप रोल में आ गए। एक तरफ अंबेडकर दलित समाज के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके निजी जीवन में काफी उथल-पुथल मची हुई थी। अंबेडकर की पत्नी रामाबाई काफी कष्ट में थी। उनके 2 बेटे छोटी उम्र में ही चल बसे और तीसरा बेटा यशवंत भी छोटी उम्र में ही चल बसे और तीसरा बेटा यशवंत भी बीमार रहता था। अंबेडकर ने रमाबाई को थोड़ा पढ़ना लिखना सिखाया था, लेकिन उन्हें अपना मिशन भी पूरा करना था। 1920 में अंबेडकर कुछ पैसा जमा कर और बड़ौदा महाराज से लोन लेकर लंदन पढ़ने चले गए। उधर महाराज के अधिकारी अंबेडकर को तंग करने का मन बना चुके थे। उन्होंने बड़ौदा महाराज की जानकारी के बगैर अंबेडकर से पैसे मांगने शुरू किए। हालांकि महाराज को पता चलने के बाद ये शरारत भी बंद हो गई। अंबेडकर ने फिर अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगाया। इधर इंडिया में छुआछूत और जाति को मिटाने को लेकर बाकी जातियों और समाज में कुछ खास जागरूकता नहीं थी। सिर्फ गांधी ही तिलक स्वराज फंड की मदद से छुआछूत के खिलाफ काम कर रहे थे। लेकिन 1919 में आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद सब बदलने वाला था। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाए गए इस एक्ट ने पहली बार हिंदुस्तान में डिप्रेस्ड क्लासेस के अस्तित्व को माना था। पहली बार काउंसिल्स में उनको जगह मिली। बदलाव धीरे धीरे ही सही शुरू हो गया था। उधर लंदन में 1921 में प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया लिखने के लिए अंबेडकर को एमएससी की डिग्री मिली। 1922 में उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिखी। फिर एक पेपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया प्रस्तुत किया। इस पेपर ने क्रांति ला दी। असल में बहुत से लोग ऐसे थे जो उन पर अंग्रेजी सरकार का पिट्ठू होने के आरोप लगाते थे, लेकिन इस पेपर में अंबेडकर ने सरकार की बुरी तरह आलोचना की थी। इसके बाद अंबेडकर जर्मनी में पढ़ने का मन बना चुके थे और भारत आने से पहले उन्होंने कुछ महीने जर्मनी में अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। 1923 वो साल था जब अंबेडकर बंबई लौट आए और यहाँ उन्हें द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली। अब अंबेडकर लंदन से डॉक्टर ऑफ साइंस, अमेरिका से पीएचडी और जर्मनी से पढ़े हुए थे। अब वो बैरिस्टर थे, पूरी तरह तैयार। इसके बाद अंबेडकर ने देश भर में अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने कई विषयों पर लिखा, इतना लिखा कि आज तक खत्म नहीं होता। आज भी लोग उनका लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। गांधी जब भारत आए तो उन्होंने पहले देश के दौरे किए, चंपारण में सत्याग्रह किया, ये आंकने के लिए कि देश की जनता किस हद तक आक्रोश व्यक्त कर सकती है। अंबेडकर ने शिक्षा ग्रहण की और कॉन्फ्रेंसेस की, ये समझने के लिए कि आखिर किस चीज से सामाजिक सिस्टम में परमानेंट बदलाव आ सकता है। ये बदलाव अंदरूनी होना जरूरी था। अब वक्त आ गया था जब अंबेडकर को राजनीति में उतरना था। अंग्रेजी सरकार विरोधाभास का पुतला थी। एक तरफ वो भारत को चूस रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बड़े स्तर पर बदलाव भी कर रहे थे। आजादी से लगभग 40 साल पहले 1909 से ही अंग्रेजों ने अपने प्रशासन में कमजोर जातियों को शामिल करने का प्रयास शुरू कर दिया था। हालांकि राष्ट्रवादी नेता आरोप लगाते थे कि ऐसा करके अंग्रेज दरअसल हिंदू धर्म को बांटने की साजिश कर रहे थे और साथ ही हिंदुओं और मुसलमानों में फर्क डाल रहे थे। फिर एक अद्भुत काम हुआ। 1909 के एक्ट में अछूत समाज के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसके बाद देश में कई जगह दलित समाज ने अपने अपने संगठन तैयार किए और अलग अलग स्तर पर अपने अधिकारों की मांग करने लगे। इधर बंबई के गवर्नर ने अंबेडकर को विधान परिषद में नॉमिनेट कर दिया। इसके लिए बंबई के डिप्रेस्ड क्लास के शिक्षकों ने 1927 में एक मीटिंग बुलाई और अंबेडकर को सम्मानित किया। 2 महीने बाद फिर मीटिंग हुई और दलित समाज की शिक्षा के बारे में चर्चा हुई। यहाँ से दलित समाज के आत्मसम्मान की बात शुरू हुई। बंबई की महाद म्युनिसिपैलिटी में चवदार टैंक था, जिसका पानी अछूतों के लिए मना था। इस मामले को विधान परिषद में उठाया गया और बंबई सरकार ने दलितों की मांग मान ली, लेकिन सरकार का ये फैसला सिर्फ पेपर तक ही सीमित रहा। वहां अछूतों को पानी पीने का अधिकार नहीं मिला। 1927 में ही एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और अंबेडकर ने उसमें जोरदार भाषण दिया। उन्होंने न सिर्फ दलितों के आत्मसम्मान की रक्षा की बात की, बल्कि ऊंची जातियों से भी बदलने की अपील की। हजारों लोगों की भीड़ ने अंबेडकर को फॉलो किया और वो महाद में घूमते हुए चवदार टैंक तक जा पहुंचे, जहां अंबेडकर ने टैंक से पानी पिया। पानी तो वो कहीं भी पी सकते थे, लेकिन ये एक प्रतीकात्मक विद्रोह था, ठीक वैसे ही जैसे 3 साल बाद गांधी ने दांडी मार्च में नमक सत्याग्रह कर कानून तोड़ा था।
लेकिन अंबेडकर ने गांधी से पहले हजारों सालों के अलिखित लेकिन लागू कानून को पानी पीकर तोड़ दिया। ये महान सत्याग्रह था। लेकिन ऊंची जातियों के लोग अंबेडकर के इस कदम से भड़क उठे। उन्होंने हथियार लेकर लोगों को घेर लिया। कई लोगों के साथ मारपीट हुई, लेकिन अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को शांत रखा और उन्हें हिंसा करने से रोके रखा। इस सत्याग्रह ने दलित आंदोलन में जान फूंक दी और घी इत्यादि से टैंक का शुद्धिकरण किया। बदलाव आना चाहता था, लेकिन समाज लाने नहीं दे रहा था। अंबेडकर ने कानून की पढ़ाई की थी, इसलिए वो 1930 का इंतजार कर रहे थे, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट नया कानून लाने वाली थी। इस बीच वो लगातार महाराष्ट्र में जगह जगह पर सम्मेलन करते रहे और लगातार लोगों को जागरूक करते रहे। वो दलित समाज की नौकरियां, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शिक्षा, उनके प्रतिनिधित्व, सब पर बोलते